श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपनी फ़िज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके हर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पोर्शन है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्मी इज़ इक्वलेंट टू। तो फर्मी जो है वो इक्वलेंट होता है 10 रेज़ टू पावर -15 का। तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होता है। तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, इम्पल्स, पावर, स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हमें मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है P = mv के बराबर आता है। यहाँ पे m से हमारे पास क्या आ जाएगा, m कैपिटल M जो कि इसका डायमेंशन है। और वेलोसिटी का अगर हम बात करें तो डायमेंशन अपने पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम यानी कि L बाय में t। तो ये आ जाएगा LT-1। तो यहाँ से ये आ जाएगा LT-1 इसका डायमेंशन। अगर इसको पूरा टोटल पढ़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, MLT-1। तो हम एक एक ऑप्शन से इसको मैच करके देखते हैं, जिसके साथ ये मैच होगा तो वही अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास इम्पल्स। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू में टाइम। तो फोर्स का अगर अपने को फॉर्मूला देखना है, डायमेंशन निकालना है तो हम कर सकते हैं ma इनटू में t। यहाँ पे m क्या है, मास है, और a अपनी एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले हमें इनके डायमेंशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो मास का आ गया m, और एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो अपने पास होता है वेलोसिटी बाय में टाइम v - u बाय में t। और अगर डेरिवेटिव की फॉर्म में देखना चाहें तो dv बाय में dt। तो यहाँ पे वेलोसिटी बाय में टाइम अपने पास इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो इसके डायमेंशन क्या बन जाएंगे, LT-1 अभी हम निकाल के आए हैं, और डिवाइडेड बाय में क्या अपने पास t। तो ये बन जाएगा LT-2। तो उसको हम इधर लेके आएंगे LT-2, और साथ में अपने पास एक t और पड़ा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, MLT-2 इनटू में एक t और आ गया। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये MLT-1। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही है वही अपने को करेक्ट वैल्यू दे रहा है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन बाय में टाइम, और प्रेशर का फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेस का भी फोर्स अपॉन में एरिया ही आएगा। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, वेबर पर मीटर इज इक्वल टू, दे रखा है अपने पास वेबर पर मीटर इज इक्वल टू डायन, टेस्ला, वॉट और हेनरी। तो अपने पास ये जो वेबर है ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला अपने पास आता है BA cos थीटा। तो यहाँ से एंगल वाली टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे। तो फ्लक्स अपने पास क्या आ जाएगा, वेबर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस में मेज़र करते हैं, टेस्ला में, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो वेबर डिवाइडेड बाय में मीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टेस्ला के बराबर। यानी कि अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। वोट जो है वो अपने पास पावर का डायमेंशन होता है, हेनरी अपने पास इंडक्शन का है, इंडक्टेंस का है, और डायन जो है वो वर्क डन का यूनिट होता है CGS सिस्टम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर टिक कर दे, अपने पास क्या आएगा आंसर, टेस्ला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू। ये अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके बराबर आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम के बराबर, क्योंकि लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम एक ही बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, फिर से वही इम्पल्स का डायमेंशन पूछ रखा है यहाँ पे अपने पास। तो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, चलो दोबारा से देख लेते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू में टाइम, फोर्स से आया अपने पास ma, और यहाँ पे ये t पहले से ही है, और यहाँ पे आ गया कैपिटल M, इसका होता है अपने पास LT-2 इनटू में एक t और आ गया, तो MLT-1, ये अपने पास इसका डायमेंशन निकल के आ गया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो अपने को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछ रखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, ये होता है फोर्स अपॉन में एरिया इनटू में वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम इनके डायमेंशन निकाल लेंगे, इनसे जो आंसर अपने पास आएगा उनसे जो भी मैच करेगा ये ऑप्शन वो करेक्ट होगा। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। अपने पास ये फोर्स है, फोर्स का भी अभी हम निकाल के आए हैं MLT-2, यहाँ पे ये पड़ा। नेक्स्ट एरिया, एरिया का डायमेंशन अपने पास क्या आ जाएगा? L²। क्या होता है एरिया? एरिया अपने पास क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो अपने पास मीटर स्क्वायर से क्या आएगा? L²। तो यहाँ पे मैंने L² लिख दिया। और नीचे और क्या है अपने पास? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का होता है LT-1 डिवाइडेड बाय में x क्या है हमारे पास? ये किसके लिए? डिस्टेंस के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे इसके लिए भी क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। तो एक L से एक L अपना कैंसिल हो गया। यहाँ से इसको भी आप कट कर सकते हो, एक पावर गई इसकी, और यहाँ पे एक L यहाँ पे भी कट हो रहा है। तो यानी कि अपने पास जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ML-1 और T-1। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ जी, सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इफ द एक्सेलेरेशन इज। हमें कहा गया है कि कब जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है उसका अगर हम मीन लेके चले तो वो कब इक्वल होगी? जब एक्सेलेरेशन क्या हो हमारी? यूनिफॉर्म हो या वेरिएबल हो या फिर दोनों हो। तो अपने पास ये बताना है कि एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगी या वेरिएबल होगी। तो चलिए पहले यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मींस जो अपनी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है, एक टाइम पीरियड के साथ बढ़ती चली जा रही है, यानी कि यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला 0 से A से B, और यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस S1 और यहाँ पे डिस्टेंस S2। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है ना वो इक्वल लग रहा है, T1 और T2 जो है वो इक्वल है। तो हम इसको T ही मान लेते हैं। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूँ एवरेज वेलोसिटी का तो अपने पास आता है S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय में T1 प्लस T2। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे S1 की और S2 की वैल्यू पुट करूँ मैं, क्या आ जाएगा? S1 इज इक्वल टू V1 T1 और S2 क्या आ जाएगा अपने पास? V2 T2। कहाँ से निकल के आया? इस फॉर्मूले से। V1 इज इक्वल टू S1 बाय में T1 और V2 अपने पास क्या आ जाएगा? S2 बाय में T2। तो यहाँ से मेरे पास S1 और S2 की वैल्यू आ गई। अब अपने को पता है कि जो T1 और T2 है जो दोनों के दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी S1 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी V1 T प्लस में V2 T डिवाइडेड बाय में T प्लस T। तो यहाँ पे ये आ गया V1 प्लस में V2 और T को हमने क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। तो ये कितना आ जाएगा? 2T, T से ये T कैंसिल हो गया। V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय में 2 आ रहा है। तो ये इसका मीन आ रहा है। मीन कब होगा? जब जो अपनी वेलोसिटी है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वेलोसिटी अपनी बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही। मीन्स अब यहाँ से आगे चलें तो S1 और S2 के लिए तो अपने को वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। मान लो मैंने कह दिया कि ये 10 मीटर चला ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आगे 20 मीटर चला।
तो टाइम अपना सेम लग रहा है, तो उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे वेलोसिटी और v1 और जो अपनी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, दोनों को जब हम एवरेज वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो अपने पास ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कब होगा, जब अपने पास एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। वेरिएबल के केस में टाइम भी अलग होगा और डिस्टेंस भी अलग होगा, वेलोसिटीज़ की वैल्यू भी अपने पास हर एक टाइम इंटरवल के लिए अलग मिलेगी और टाइम इंटरवल भी अपना अलग होगा, डिस्टेंस ट्रेवल भी अलग अलग होगा। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि जो अपने पास ये मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी कब होगा, जब अपने पास एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाए, यूनिफॉर्म आ जाए। एक्सेलरेशन कब आ जाए अपने पास, जब यूनिफॉर्म आ जाए तब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर दें। When the distance an object travels is directly proportional to the length of time it is said to travel with। ये कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि लेंथ ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो अब हम क्या कहेंगे। तब हम क्या कहेंगे, देखो अब ये कह रहा है कि जब अपनी जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए टाइम के, लेंथ ऑफ टाइम के, जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है वो लेंथ ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। मान लो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ से चला 0 से लेके यहाँ तक A पॉइंट तक, तो ये जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और जितना ये टाइम उसने यहाँ पे कंज्यूम किया, हम इसको t1 कह देते हैं, या आप सिंपल s और t भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा s और यहाँ पे टाइम t। तो ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, s डिवाइडेड बाय में t, यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला देखूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय में टाइम, तो उस केस में जो अपनी कांस्टेंट है वो किसके बराबर वैल्यू दे रही है, वेलोसिटी के बराबर। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, जीरो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे कांस्टेंट जो वेलोसिटी है वो अपने पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, लेकिन अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो वेलोसिटी क्या रह रही है, यूनिफॉर्म रह रही है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उसी के लिहाज से हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कब होगी, जब उसकी वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी अपने को। अगर हम ग्राफ में भी देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो टाइम ये और डिस्टेंस अपना ये, तो अपने पास कुछ इस तरह से इसका स्लोप निकल के आता है जो अपने को कौन सी वैल्यू देता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो कांस्टेंट वैल्यू कब आ रही है वेलोसिटी की, जब अपने पास वेलोसिटी कैसी रह रही है, यूनिफॉर्म रह रही है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन करेक्ट होगा वो ये होगा। अगर देखा जाए तो ये भी बन सकता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर प्रेजेंट ना हो तब हम इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, ये फिर बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पास क्या दे रखा है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, यानी कि अब कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है अपने पास ऑफ ऑब्जेक्ट की वो क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो नहीं सकता। वहाँ पे अपने पास क्या आ रहा था कि जो अपने पास ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओनली सिंगल टाइम इंटरवल के। अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी
जो अपने पास आ रही है और जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या कह रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, अगर मैं डेरिवेटिव करूँ डी बाय में डी टी, अगर इसको मैं डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखूँ तो डी स्क्वायर एक्स बाय में डी टी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से अपने पास और थोड़ा सा और चेकआउट करें तो एक्सेलेरेशन क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी बाय में टाइम। तो वेलोसिटी से अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस बाय में टाइम या एस बाय में टाइम, आप कैसे भी कह सकते हो, और डिवाइडेड बाय में टाइम एक और रखा हुआ है अपने पास। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू बनेगी ना वो बन जाएगी एस बाय में टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो यहाँ पे क्या बन रही है अपने पास, एक कांस्टेंट वैल्यू बन रही है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्सेलेरेशन की। दोनों वैल्यू देखो सेम आ रही है तो एक्सेलेरेशन के बराबर आ जाएगी। फिर पहले भी बात की थी कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे अपने पास बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है अपने को, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यानी कि अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगी तब अपना जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के स्क्वायर के। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार इक्वल, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है, और स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होते हैं। तो चाहे आप उसको डिस्टेंस बोलो चाहे आप उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, जब ऑब्जेक्ट किस में हो, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हो, तभी की बात कर रहे हैं बस, वरना नहीं बोल सकते हम उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कनेक्ट्स, जो अपना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो किसके साथ कनेक्ट करता है। इन्होंने ऑप्शन दे रखे है, मोमेंट एंड एक्सेलेरेशन, चेंज ऑफ मोमेंट एंड वेलोसिटी, मोमेंट एंड एक्सेलेरेशन, चेंज ऑफ मोमेंट, यानी कि मोमेंट में जो चेंज आ रहा है और वेलोसिटी दोनों में। अब बात कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स, या फिर जो रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है और एक्सटर्नल फोर्स का जो रिलेशन है उसके साथ कनेक्टेड है, या लास्ट में ऑप्शन दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे फोर्स चेंज कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, फोर्स चेंज कर रही है, और किसके साथ, मोमेंटम के साथ। तो हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे अपने पास फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = ma के बराबर। ये कहाँ से आया, अगर आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे जिसका मास अपन ने m मान लिया, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आगे जाके यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी v, तो अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम निकाल लूँ P1, ये आ जाएगा mu, और यहाँ से P2 निकालूँ वो आ जाएगा mv। तो अपने पास फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वैसे तो अपने क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल गया, लेकिन सेकंड लॉ तक अपने को पहुंचना है, यानी कि यहाँ तक पहुंचना है। तो देखते हैं क्या ये इससे कनेक्ट कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम ये भी लिख सकते हैं विद, सही से लिख दे थोड़ा, F = अपने पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस कर देंगे, तो mv माइनस में mu डिवाइडेड बाय में t। तो यहाँ से अगर मैं m को कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस u बाय में t, जो कि अपने पास एक्सेलेरेशन के बराबर होता है,
यानी कि जब आप बात कर रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, यानी कि जो टाइम के साथ अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स का उसका अपने को रिलेशन मिल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के साथ मोमेंटम का अपने पास रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको अगर आप पूरा सोल्व करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बराबर आ रहा है। तो अपने पास सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा कि हम सेकंड लॉ कब बोलेंगे कि जब फोर्स इक्वल टू हो जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जब मोमेंटम चेंज करेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ जाएगा। तभी हम बोल सकते हैं कि वो सेकंड लॉ से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि जो सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला है वो यहीं से निकल के आता है। बेसिकली हम बात करें तो F = ma। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट एज दैट। फिर से घूम फिर के वही क्वेश्चन आ गया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो दोबारा से रिपीट भी हो रहे हैं। फिर से पूछ रखा है इन्होंने कि किसके बराबर आएगा मोमेंटम का जो यूनिट है, तो पहले ही अपन ये फाइंड आउट कर रखा है, ये क्या है अपने पास, इम्पल्स, इम्पल्स के बराबर आ जाएगा। दोबारा करके देख लेते हैं, इम्पल्स का फॉर्मूला अपने पास F × में t, यानी कि फोर्स के लिए आ जाएगा mLt-2 और इसके लिए एक t और आ गया यानी कि mLt-1 और मोमेंटम का अपने पास क्या बन जाएगा mv, यानी कि इसका m का आ गया कैपिटल M, वेलोसिटी का LT-1। तो दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं, ये पहले अपन ने फाइंड आउट कर रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है। इज नेसेसरी इवल, फ्रिक्शनल फोर्स इज नेसेसरी इवल। कोड्स दे रखे अपने को, यहाँ से ये बताना है कि तीनों में से कौन कौन से ऑप्शन अपने करेक्ट हैं। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना आंसर मार्क करेंगे हम। तो पहला अपने पास क्या दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों सही हैं, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड, कि पहला और तीसरा सही है। और उसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है कि ओनली सी, ओनली सी अपने पास करेक्ट, ओनली वन, सॉरी ओनली वन इज़ करेक्ट। सी में ये दे रखा है अपने को कि ओनली वन इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट दे रखा है ऑल दी अबव। चलो अब डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही है ये कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप एडजस्ट हो जाती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर रखें तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन की वजह से लगती है, तो सेल्फ एडजस्टमेंट से ये हो जाता है। ये ठीक है, अपना फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन है इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये भी ऑप्शन ठीक है कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ये कंजर्व नहीं रहती, चेंज करती है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेसेसरी इवल, यस ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर ये ना हो तो हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते, ये इसका होना भी ज़रूरी है। तो अपना जो डी ऑप्शन है यहाँ पे, यानी कि ऑल ऑफ अबोव, सारे के सारे ऑप्शन जो अपने पास वो करेक्ट आ रहे हैं, तो ये सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसके ऊपर गोल्ड अपने होल्ड गुड नहीं है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं करता। सिंपल सी बात बोलें, किसको सेटिस्फाई नहीं करता, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे होल्ड गुड नहीं करते, यानी कि कहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इन ऑप्शंस को देखते हैं। एट रेस्ट, मूविंग स्लोली, मूविंग विद हाई वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें, अब पहले तीनों लॉस को आप डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप ऑप्शन पे चलेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है या फिर किस में हो, मोशन में हो, वो अनटिल अनलेस मोशन में रहेगा या फिर रेस्ट में रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो,
तब भी वो होल्ड गुड करेगा। और सेकंड ऑप्शन भी क्या दे रखा है अपने को, मूविंग स्लोली। अगर ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है तो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऑब्जेक्ट अगर फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के उसकी फोर्स भी निकाल सकते हैं F = ma की हेल्प से। और एक्शन का रिएक्शन जो अपना थर्ड लॉ है, सेकंड लॉ क्या कहता है, ये तो था फर्स्ट के बारे में। सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू होती है मास इनटू में एक्सेलेरेशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसका मोमेंटम भी चेंज करेगा और वहाँ से अपने पास फोर्स निकल के आ जाएगी। और थर्ड क्या है कि एक्शन, कोई भी अपने पास एक्शन है उसका रिएक्शन होगा ही होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये अपना थर्ड लॉ है। ये जो तीनों लॉ अपने को बताते हैं जो कि न्यूटन ने अपने को दिए थे। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है, मूविंग विद हाई वेलोसिटी। कोई दिक्कत ही नहीं है, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा हो चाहे स्लो मूव कर रहा हो तो हम फोर्स का फॉर्मूला लगा के या फिर इन तीनों लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। या फिर अपना जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है तीनों केस को एक्सप्लेन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अपने लॉज के। अब थर्ड क्या कह रहा है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है अपने पास, मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्लोज जा रहा है तो क्या ये उसको गुड होल्ड करेगा। तो इसके लिए बात आती है हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसका मास क्या है वो चेंज हो जाएगा, v² माइनस में c²। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v² क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और c क्या है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर हम बात करें, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, क्लोज हो जाएं एक दूसरे के, तो अपने को ये वैल्यू जो आ रही है नए मास की वो ज़्यादा मिलेगी। ये अपने पास क्या है, रेस्ट मास है। यानी कि रेस्ट मास से उसका जो एक्चुअल मास है जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी वैल्यू अपने पास कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगी रेस्ट मास से। तो यहाँ पे इसको बात करें इस फोर्स के लिए तो मास चेंज हो रहा है, रेस्ट पे भी मास m ही रह रहा था, यहाँ पे भी मास m ही है। इस केस में भी अपने पास जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अगर बात करें, जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली यानी कि उसके बहुत क्लोज मूव कर रहा है तो अपने पास जो मास की वैल्यू है ना वो चेंज होके आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो अपना न्यूटन्स लॉ है ये होल्ड गुड नहीं करेगा, यानी कि ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पास क्या दे रखा है, इफ द एनर्जी E ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन अपने को दे रखी है E = h न्यू। आगे क्या दे रखा है, वेयर v इज द फ्रीक्वेंसी, म्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे इन्होंने v लिख रखा है, फ्रीक्वेंसी एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। देन द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, अपने को प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन बताने हैं। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या दिक्कत है। एनर्जी है, अगर मैं बात करूँ एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के, या सिंपल आप एनर्जी के फॉर्मूले से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशन ½ या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्क डन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा। तो इन तीनों से आप एनर्जी के डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास 1/t, ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम। तो अगर यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालूँ, h मेरा क्या आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, h इज इक्वल टू आ जाएगा E/m न्यू। तो इन दोनों के डायमेंशन निकाल के इसमें पुट कर दो, बस काम ख़त्म। इसका क्या आ जाएगा, फोर्स का अपने पास m a इंटू में यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाएगा। तो m a के लिए अभी पहले आपा ने फाइंड आउट किया था ml t-2 और इंटू में एक डिस्टेंस के लिए l आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास
एल, तो ये आ जाएगा mL²T-2 जो एनर्जी का डायमेंशन बन जाएगा। और फ्रीक्वेंसी के लिए 1/t, तो t अपने पास जो डायमेंशन है इसका कैपिटल T आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करो तो अपने पास क्या निकल के आएगा, h = ये आ जाएगा अपने पास mL²T-2 डिवाइडेड बाय में 1/t, पूरा टोटल न्यू है ना, तो 1/t आ जाएगा ये, तो ये t ऊपर चला जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा mL²T-2 और इनटू में ये t एक आ गया यहाँ पे, तो एक t से ये यहाँ पे कट हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया mL²T-1, mL²T-1 ये पड़ा अपना ऑप्शन, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हम अपना जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को हमारा जो ये पहल है एनडीए, एयरफोर्स, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं नीट के, उनके लिए ये हेल्पफुल होंगे। तो ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आदाब।